नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 60 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 60 का जो पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था। तो पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है वो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। देखिए अगर बात करें कि जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में 1929 को की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि ऑप्शन में यहाँ पे कराची अधिवेशन दिया है। 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो अगर कांग्रेस के कराची अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने किसकी मांग की, तो अगर कराची अधिवेशन की बात करते हैं तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी, तो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की थी। देखिए लखनऊ अधिवेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अच्छा, फैजपुर अधिवेशन, अगर फैजपुर अधिवेशन की बात करें तो ये कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही की थी। अच्छा, इस अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन। तो याद रखना, कांग्रेस का गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन सा था, फैजपुर अधिवेशन, जो कि कब हुआ था, 1937 में हुआ था। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन करना चाहते हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में, क्योंकि अब आपके पास मात्र 40 दिन बाकी है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे साथ में। अगर आप पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। हमारे पास वो हैंड रिटन नोट्स है जिससे हज़ारों बच्चे इससे पहले भी अपना टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। अच्छा, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। देखो थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ करेंगे क्योंकि इसी सीरीज में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले और ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप 3 स्टार मार्क इस टॉपिक को लगा दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम। पूरा नाम बोले तो ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, कहाँ पर की गई थी, बम्बई में की गई थी। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाया था भारतीयों को झगड़ाने के लिए, आपस में झगड़ाने के लिए, लेकिन ये क्या थे, ये डफर थे जिन्होंने क्या बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इससे आप एक बात और याद रखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो भारत के वायसरॉय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया तो भारत के वायसरॉय कौन थे, तो याद रखना है लॉर्ड डफरिन उस समय क्या थे, भारत के वायसरॉय थे। इस बात को आपने याद रखना और ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इनको शिमला का संत, सीधा क्वेश्चन आता है कि किस अंग्रेज अधिकारी को शिमला का संत कहा जाता है, तो शिमला का जो संत है वो भी ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम भी मैंने इनका आपको बता दिया। तो सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले और एक एक क्वेश्चन अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे तो पक्का ये आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मई 1857 को 57 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। देखिए जो 10 मई 1857 को, सीधा क्वेश्चन आता है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर हमको मिल जाएंगे। ये शुरू हुआ था, एग्जैक्ट भी पूछा गया 10 मई को, और 10 मई को कब, 1857। तो 10 मई 1857 को शुरू होता है मेरठ से। देखिए पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे मंगल पांडे, जिन्होंने जो चर्बी से जो बने कारतूस थे, इनको छीलने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अच्छा, मंगल पांडे बहुत बार पूछा गया है कि किस बटालियन से संबंधित थे, तो ये याद रखना है, बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल की क्या थी, नेटिव इन्फेंट्री 34वीं रेजिमेंट। तो याद रखना है, बंगाल की नेटिव रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही थे। बंगाल की जो थी ये एक बटालियन थी मंगल पांडे। अच्छा, मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, मारो फिरंगी को,
मारो फिरंगी को नारा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है टेट में बार बार, किसने दिया? तो मारो फिरंगी को जो नारा दिया गया था वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। अब लास्ट टाइम क्वेश्चन टेट में क्या पूछा गया था कि भैया जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, इसका सिंबल क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल, रोटी और कमल। तो दोनों आपने याद रखने हैं कि रोटी और कमल क्या थे, ये प्रतीक चिन्ह थे 1857 के क्रांति के। अच्छा, 1857 ईस्वी की जो क्रांति होती है वो अलग अलग जगहों से अलग अलग इसको लीड करते हैं। अच्छा, अलग अलग जगह से इसको अलग अलग बंदे लीड करते हैं, तो दिल्ली से किसने लीड किया? ऑप्शन में दिल्ली दिया है, तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र। किसने? बहादुर शाह जफ़र के द्वारा दिल्ली से इसको जो है वो क्या किया गया था, लीड किया गया था। इस बात को आपने याद रखना। उसी प्रकार आपका मेरठ, अच्छा मेरठ से किसने लीड किया था? तो मेरठ से आपको मंगल पांडे भी बोल सकते हो और अन्य बहुत सारे थे। अच्छा, कानपुर, कानपुर की बात करें तो कानपुर से इसको लीड किया था नाना साहेब और तांत्या टोपे। झांसी से आप जानते हो कि रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लीड किया गया था। लखनऊ से बात करें तो बेगम हजरत महल, क्या बोलेंगे? बेगम हजरत महल के द्वारा इसको लखनऊ से लीड किया जाता है। अच्छा, बरेली है ना, बरेली तो आपने सुना ही होगा। बरेली से जिसको लीड किया था वो क्या था? खान बहादुर शाह खान। और बहुत बार पूछा जाता है कि बिहार से किसने लीड किया? तो बिहार से किया था कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब 1857 की क्रांति होती है तो भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और भारत के पहले वॉइसरॉय भी कौन है? ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे? वो भी कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग साहब थे। मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को अच्छे से और डिटेल से देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाले हैं। तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के पहले वायसरॉय भी थे। इस बात को आपने याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई। अच्छा, आपसे एग्जिट भी पूछा जा सकता है कि एग्जिट बताइए कब हुई? तो एग्जिट अगर बात करें तो एग्जिट हुई थी 30 दिसंबर 1906। देखो, आपको एग्जिट पता होना चाहिए। मेरे चैनल को पढ़ने का फ़ायदा आपको यही है कि यहाँ पर मैं एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालता हूँ, मैं टाइम जरूर लगाता हूँ। मेरी दिन में 2 या 3 वीडियो आती है या 2 वीडियो आती है या 1 वीडियो आती है, लेकिन उसको कंटेंट से वो भरी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि अगर आपको पता भी होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ना लास्ट में ज़रूर एक बार हर हर महादेव लिख देना है, क्योंकि मेरी महादेव के प्रति बहुत आस्था है। और अगर आप ये सोचेगा आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है तो सब ये महादेव की कृपा है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जो आप तक ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो लास्ट में ज़रूर हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और अगर आपकी भी आस्था महादेव के प्रति है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अच्छा, 30 दिसंबर 1906 को सर आपने बताया कि स्थापना हुई थी किसकी? आपकी मुस्लिम लीग की। अच्छा, किसने की थी? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान। देखो, आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भैया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब? तो आपने बोला 30 दिसंबर 1906। कहाँ पर हुई? तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अच्छा, मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 1940 में जो लाहौर अधिवेशन होता है एक बार, उसमें अलग पाकिस्तान की मांग जो है वो की गई थी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अलग पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो अलग पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन देखो यार परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष भी कौन थे? आगा खान थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की देखो, क्वेश्चन इसी पेपर में दोबारा घुमा फिरा के आया था कि कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? देखो, मैंने पीछे ही बता दिया था आपको, और ये फ़ायदा होता है मेरी वीडियो को पढ़ने का। देखो, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन सेम आ गए, मतलब कि आप एक टॉपिक से एक क्वेश्चन से 2 नंबर भी बना सकते हैं। तो कांग्रेस के 1929 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था, लाहौर अधिवेशन के, जिसको आप जानते हैं, जहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है वो की बात की गई थी। तो ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, नेहरू जी कांग्रेस के एक बहुत ही प्रमुख नेता थे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं तो इसका पहला अधिवेशन, कुछ चीज़ें तो हमने
पहले पढ़ देती इसकी स्थापना वगैरह। तो इसका पहला अधिवेशन भी 1885 में होता है। कहाँ पर होता है? बम्बई में होता है। अच्छा, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी वहीं पर इसका पहला अधिवेशन होता है बम्बई में। अच्छा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। अच्छा, WC बनर्जी बोले भैया व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा जाता है क्योंकि टेट आर्ट्स वाला तो टफ आता है और बाकी सभी टेट में भी जीके अब टफ आ रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया था? तो 72। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और साइकोलॉजी भी आपके लिए अब कंटिन्यू आगे आने वाली वीडियोज़ में रहने वाली है, आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो 72 सदस्यों के द्वारा जो है 72 मेंबर्स ने क्या लिया था? भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। अच्छा, दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? कलकत्ता में। इस बात को आपने याद रखना है, दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। याद रखना है, दादा भाई नौरोजी क्या थे? कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष। अच्छा, तीसरा अध्यक्ष हुआ था 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है। तो तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में। और तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में। अच्छा, इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयबजी। और क्वेश्चन क्या आता है इस बार के टेट में? ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयबजी। कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयबजी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, पहले ईसाई अध्यक्ष तो इन्होंने कांग्रेस के चौथा अधिवेशन 1888 में होता है। कहाँ पर होता है? इलाहाबाद, जिसका नया नाम जो है वो प्रयागराज हो गया है। इसमें जॉर्ज यूल जो कि पहले अंग्रेज और पहले ईसाई थे, जिनको कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, पहले ईसाई अध्यक्ष बनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था, इसमें सबसे पहले वंदे मातरम को गाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सिहानी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन यार एग्जामिनर ये भी पूछता है कि वंदे मातरम को इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। थोड़ा सा वॉइस आज आराम से आ रही होगी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी गले में थोड़ा सा, उस कारण थोड़ी वॉइस स्लो है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को आप डिटेल से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट होता है मेरी वीडियो का, और अगर रिपीट हो रहा है तो रिवीजन आपका हो रहा है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, रोटियां बना रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो तब भी आप मेरी वीडियोस को सुन सकते हो। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई? देखिए, पंचायती राज की बात हो रही है, देखिए बात हो रही है पंचायती राज की, तो पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में सबसे पहले की गई थी। और अगर पंचायती राज की बात करें सबसे पहले ये लागू कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1959। कब की भैया बात है? एग्जैक्ट याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को राजस्थान राज्य के नागौर जिला, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला है? नागौर जिला है, जहाँ से पंचायती राज को भारत में शुरू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उसमें पंचायती राज के बारे में जो है वो वर्णित है, उसके बारे में बताया गया है। गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज के कितने लेवल है? तो 3 लेवल्स है पंचायती राज के, 3 स्तर है पंचायती राज के। ग्रामीण स्तर पे जिसका सबसे नीचे लेवल है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक स्तर पर है इसका ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति के बाद है जिला परिषद। कौन सा है? जिला परिषद। तो तीनों स्तर आपको याद रखने, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, और तीनों के तीनों ही काम आने वाले हैं। कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से जुड़ा है, जो कि 1992-93 के आसपास का है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति, कौन सी कमेटी पंचायती राज से जुड़ी है, जिसने त्रिस्तरीय प्लान इसका दिया था कि ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक समिति होगी, जिला परिषद होगी? तो वो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही क्या कहा गया था कि पंचायती राज के 3 लेवल होना चाहिए। अशोक मेहता समिति भी जो है पंचायती राज से जुड़ी है, लेकिन जो बलवंत राय मेहता समिति है वो सबसे ज़्यादा और सटीक
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से है, लेकिन जो 3 स्तर बलवंत राय मेहता समिति ने दिए हैं वो पंचायती राज की, वो वो सटीक बैठते हैं वर्तमान में जिस पे पंचायती राज काम करता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यार ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि कौन सी अनुसूची, कौन सा शेड्यूल भारतीय संविधान का पंचायती राज से जुड़ा है। तो 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान की है वो जुड़ी है किससे, किससे जुड़ी है, पंचायती राज से जुड़ी है। अच्छा, पंचायती राज में कितने विषय है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो पंचायती राज में 29 विषय, कितने विषय, 29 विषय है पंचायती राज में। इस बात को आपने याद रखना है। और सारे के सारे क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट तो होते ही होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लालूजी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, लालूजी नामक जोत की बात करें तो ये जोत जो है वो, ये दर्रा, देखो जोत को यार स्थानीय भाषा में इसको जोत या इसको जो है नॉर्मल भाषा में दर्रा भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। लाहौल और स्पीति के मध्य अगर दर्रों की बात करें तो एक तो है लालूजी, लालूनी भी है, लालूजी भी है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि लाहौल और स्पीति के बीच कौन कौन से है। तो लाहौल और स्पीति के बीच अगर मैं बात करूँ तो आपका कुंजुमला दर्रा, कुंजुमला दर्रा का किस किस के बीच है, लाहौल स्पीति में है। लाहौल और स्पीति के बीच है आपका टेम्पोला, बहुत बार पूछा गया है यार टेम्पोला, टेम्पोला गलती नहीं करेंगे, टेम्पोला लाहौल स्पीति में है। आपका दूसरा है आपका, एक और है, उसका नाम है रांगछा, रांगछा दर्रा। तो रांगछा दर्रा ये भी लाहौल और स्पीति के मध्य है। अच्छा, चंबा को पांगी से अलग करने वाले 2 दर्रे हैं। चंबा और पांगी के जोड़ने वाले जो दर्रे हैं, एक है सांच दर्रा, ये भी चंबा और पांगी के बीच है, और एक है दराटी, दराटी दर्रा भी चंबा और पांगी के बीच है। तो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि चंबा को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा। तो चंबा को जम्मू से जो दर्रा जोड़ता है ना वो है आपका पादरी दर्रा। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा दिख गया है यार। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाला दर्रा तो है जालसू, जालसू पास, जालसू दर्रा। ये क्या करता है, जालसू दर्रा हो गया आपका। एक और पूछा जाता है तेलंग, ये सभी चंबा को कांगड़ा से जोड़ने का काम करते हैं। तेलंग दर्रा हो गया, जालसू हो गया, आपका वारू दर्रा हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, चंबा को कांगड़ा से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा आपका एक और है चोरी, चोरी दर्रा, ये भी क्या करता है, ये भी चंबा को ही किससे जोड़ता है, कांगड़ा से जोड़ता है। भीम गसूतड़ी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भीम गसूतड़ी भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तो सारे के सारे आपको याद रखने, सारे के सारे परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और देखिए कल ही हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और दोबारा ये क्वेश्चन आपके सामने। कल हमने पढ़ा था कि गिरि नदी किसकी सहायक है। तो गिरि नदी आज और कल मैंने बताया गिरि नदी कहाँ से निकलते हैं, और क्वेश्चन देखो आज यही मेरे को मिला था क्वेश्चन में कि गिरि नदी किस पहाड़ी से निकलते हैं। तो गिरि नदी की बात करें तो ये कुप्पर पहाड़ी से निकलती है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कुप्पर पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये शिमला का जो जुबल वाला एरिया है ना वहाँ पर है कुप्पर चोटी। और ये जो है वो जो गिरि नदी है वो जो सिरमौर जो जिला है कल बताया था उसको ट्रांसगिरी, सिसगिरी और ट्रांसगिरी 2 भागों में बांटती है, गिरि आर और गिरि पार इसको आप बोल सकते हैं। और ये यमुना की सहायक नदी है, किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। यमुना में कहाँ मिलती है, तो रामपुर घाट एक जगह, वहाँ पर यमुना नदी में ये मिल जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार एक पब्बर नदी है जो कि टॉस की सहायक है, और टॉस किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है, ठीक है। और पब्बर कहाँ से आती है, तो पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन झील शिमला से निकलती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार, जो मैं बीच में भी बात कर रहा था, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।